आज इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज बोली है जिसके बाद आपकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। यस, मैं बात कर रहा हूं न्यू इनकम टैक्स लॉ की, जो इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। और यहां पर इसके इंप्लीमेंट होते ही अब गवर्नमेंट को फुल एक्सेस मिल जाएगा कि आपके कोई भी सोशल मीडिया, आपके कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे आपका जीमेल है, आपका कोई भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबकी चैट को बिना पासवर्ड यहां पर गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। आपसे पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती है, जो सीधा सीधा आपका राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो सकता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाउ नॉलेज के लिए कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड मेंशन नहीं है, वहां पर मेंशन किया गया आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी को हम कहते हैं बजट। यानी कि हर साल गवर्नमेंट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करती है कि हम क्या करने वाले हैं लोगों के लिए, कितना टैक्स लगाएंगे, कितना टैक्स नहीं लगाएंगे, क्या स्कीम्स लाएंगे, क्या स्कीम को बंद कर देंगे, कहां से बोरोविंग करेंगे, क्या पूरा एस्टिमेशन यहां पे बताया जाता है। तो इस बार जो बजट आया है वो आपका आया है 2026 से 2027 का। अब यहां पर आपको कुछ और चीजें मैं ये बता देता हूं कि यहां पर जो टैक्सेस है वो इंपोज नहीं किए जा सकते बिना फाइनेंशियल बिल के। यानी कि सबसे पहले पार्लियामेंट में एक फाइनेंशियल बिल आएगा और उस बिल में बताया जाएगा कि हम जो है अब लोगों पे टैक्स लगाने वाले हैं। लेकिन यहां पर टैक्स का डिसाइड कौन करेगा? यहां पर टैक्स का डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट यहां पर डिसाइड नहीं करता। यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम कितना टैक्स लगाएंगे, हम 10% लगाएंगे, 20% लगाएंगे। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे आर्टिकल 2 एंड 117। देखिए, हर साल पार्लियामेंट में बजट पेश करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 अकाउंट है, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये मेंशन है आर्टिकल 266 और 267 के अंदर। यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें 2 तरीके से पैसा निकल सकता है। एक होता है आपका चार्ज, एक होता है आपका मेड। चार्ज वो फंड है जहां पर गवर्नमेंट को कोई भी बिल लाने की जरूरत नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट से उसको पास कराए बिना भी पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि जजेस की सैलरी, जजेस के एक्सपेंसेस, यानी कि जुडिशरी के एक्सपेंसेस, वो सब चार्ज होते हैं। वो इनको चार्ज इसलिए रखा है ताकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जुडिशरी को या जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि पैसे से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर ज्यादातर जो पैसा निकाला जाता है वो मेड के थ्रू निकाला जाता है। यानी कि इस तरीके से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट में एक बिल पास करना पड़ेगा और तभी जाकर आप पैसा निकाल सकते हैं। बजट से आप पैसा तभी निकाल सकते हैं जब पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए, और वो बिल पास होना चाहिए, तभी आपका पैसा एलोकेट होगा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब गवर्नमेंट बजट के भी मेजरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में आपको देखने को मिलेगा रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीट 2 तरीके का होता है, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू जैसे कि आपका इनकम टैक्स आपने पे किया है, आपने जीएसटी पे किया है, ये सब आपका टैक्स रिवेन्यू के अंदर आ जाएगा। नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब ये होता है कि जहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी इनकम जनरेट की है विदाउट एनी टैक्स। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई फीस लिया है, आपसे कोई भी, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिल किया था, उसका जो पेमेंट आया है, इस तरीके की जो भी होगा नॉन टैक्स से, वो आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। वहीं पर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका आएगा प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो गया, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी जाएगी, जिस तरीके से प्लान किया जाएगा उस एक्सपेंडिचर को। यहां पर आपका जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्लान नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए अब डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करते हैं कि चलो इंडिया चलते हैं, मोदी जी नाराज है, उनको मना के आएंगे, तो उन पर जो भी खर्चा किया जाएगा वो एक तरीके का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो प्लान नहीं किया गया था। वहीं पर आपका कैपिटल बजट जो है उसके भी 2 कंपोनेंट है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जहां पर आपका, जैसे गवर्नमेंट का एक, मान लीजिए कंपनी है, पीएसयू है, अब यहां पे गवर्नमेंट इस कंपनी को बेच देती है, इससे जो भी पैसा आएगा वो आपका कैपिटल रिसीट में चला जाएगा। और उसी तरीके से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मान लीजिए आपने रेलवे बनाई है, अब उस रेलवे से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी 2 हैं, एक आपका प्लान एक्सपेंडिचर है, एक आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं कि बजट क्या होता है। देखिए, जब सरकार के पास जो टोटल पैसा आया है, चाहे वो रिवेन्यू से आया है या वो कैपिटल से आया है, उस सारे पैसे का हिसाब किताब लगाती है और ये डिसाइड करती है कि अब हम कितना खर्च करेंगे, चाहे वो रिवेन्यू के लिए खर्च किया जा रहा है, चाहे वो कैपिटल के लिए खर्च किया जा रहा है। इस टोटल अमाउंट को देखेगी और यहां पर इसी को कहते हैं बजट। अब ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास 10 रुपए आए लेकिन सरकार खर्च 12 रुपए कर रही है, अब यहां पे 2 रुपए की कमी है, तो इस 2 रुपए की कमी को हम कहते हैं डिफिसिट, यानी कि कमी पड़ जाना। अब इस कमी को कैसे पूरा करते हैं? आरबीआई से लोन ले लिया या कहीं बाहर से लोन ले लिया, तब जाकर इसको हम एक तरीके से पूरे के पूरे बजट को मैनेज करते हैं। अब यहां पर कुछ तरीके के डिफिसिट है, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि रिवेन्यू डिफिसिट। रिवेन्यू डिफिसिट तब होता है जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रिवेन्यू रिसिप्ट से, यानी आपका रिवेन्यू पे खर्चा ज्यादा है लेकिन आपके पास आमदनी जो इनकम है वो बहुत कम आ रही है,
तब आपका रेवेन्यू डिफिसिट होगा। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने एक नया टर्म निकाला, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि हम यहां पर जो स्टेट को लोन दे रहे हैं, मान लीजिए इसी पैसे में से दे रहे हैं, अब ये स्टेट कुछ ना कुछ तो बनाएगा, कुछ ना कुछ तो कैपिटल जनरेट करेगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस रेवेन्यू डिफिसिट से वो पैसा हटा देंगे जो हमने दिया है किसी भी स्टेट को, और वो स्टेट उस पैसे का यूज कर रहा है कैपिटल को क्रिएट करने का, एक एसेट को क्रिएट करने का, तो यहां पर हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा अफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। अब बात करते हैं बजट डिफिसिट की। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आपका रेवेन्यू होता है, एक आपका कैपिटल होता है। जब सरकार के पास टोटल रेवेन्यू जो आया है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है, चाहे वो आपका रेवेन्यू का हो चाहे वो कैपिटल का हो, वहां पर आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रिसिप्ट से, तो आपका बनता है बजट डिफिसिट। और इसी में आपके दो टर्म देखने को मिलेंगे, एक फिस्कल डिफिसिट, एक प्राइमरी डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट तब बनता है जब सरकार का जो बजट डिफिसिट है उसके साथ आप बोरोविंग जोड़ दो। लेकिन वही प्राइमरी डिफिसिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिस्कल डिफिसिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स को, जो पुराने लोन है। मान लीजिए सरकार ने जो पहले लोन लिए हुए हैं उस पर ब्याज तो देती है, इंटरेस्ट तो देती है किसी ना किसी को, तो उसको माइनस कर देंगे तो आपका प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। ये आपके काफी सारे तरीके के डिफिसिट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सीधे सीधे आ जाते हैं, और यूपीएससी का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, उसमें आता ही है। लास्ट ईयर भी ये आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब जो बजट है वो पास कैसे होता है पार्लियामेंट में, देखिए सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, फिर उसके बाद बजट पे डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंटल कमेटीज होती है अलग अलग, जैसे एजुकेशन की अलग होगी, बहुत सारी कमेटीज होती हैं, वहां पर वो स्क्रूटिनी करते हैं उस चीज की कि हमें जो पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कितनी हमारी डिमांड है, ये सब चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिर जो डिमांड्स होती है उन पे वोटिंग होती है, उसको हम कहते हैं वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट। या तो आपका जो पैसा वो बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, या फिर वहां पर जो है पैसे को खत्म ही कर दिया जाएगा, 1 रुपए पे ले आएंगे उस पॉलिसी को। तो इस तरीके के काफी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको वो देखने को मिलेंगे। पांचवें पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, और इस बिल को पास होने के बाद लास्ट होता है आपका फाइनेंशियल बिल पास होता है, और इसके पास होने के बाद आपका बजट अप्रूव हो जाता है। अब सरकार पूरे के पूरे नेक्स्ट 1 साल के लिए आपके लिए स्कीम चला सकती है, सरकार को चला सकती है, क्योंकि अब वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है, क्योंकि यहां पर वो फाइनेंशियल बिल से पास हो गया है, अब पैसा निकल सकता है। अब बात करते हैं सरकार के पास जो पैसा आता है, रिवेन्यू आता है, वो कहां से आता है सबसे ज्यादा। देखिए सबसे ज्यादा आता है उनके पास बोरोविंग एंड लायबिलिटीज, जो कर्जा लेते हैं उससे सबसे ज्यादा पैसा आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स से आता है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स में ये अंतर है, इनकम टैक्स हम जैसे लोग डायरेक्ट टैक्स की तरह पे करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो डायरेक्टली पे होता है, बट ये कंपनी का टैक्स होता है जो कंपनी पे करती है, तो ये इस तरीके का टैक्स है। फिर आपको देखने को मिलेगा जो आपका आता है जीएसटी वगैरह से आता है, फिर आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, फिर आपको मिलेगा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है, फिर कस्टम से आता है, और फिर आपका नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना पड़ता है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पूछ लेते हैं। वहीं पर आपका ये जो पैसा है वो जाता कहां पर है, एक्सपेंडिचर कहां कहां होता है, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है वो जाता है स्टेट्स का शेयर, यानी कि सेंटर से ये जितने भी स्टेट्स है सबको फंड दिया जाता है। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका 24% के करीब बोरोविंग है, तो उस बोरोविंग का इंटरेस्ट पेमेंट जाता है आपका लगभग 20%। उसके बाद आपका है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जितनी भी स्कीम्स चलती है उसमें 17% का आपका अमाउंट जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिफेंस में हमारा सबसे ज्यादा जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं बहुत सारे, मेजर सब्सिडीज यहां पर आपको जो भी स्कीम सरकार चलाती है उसमें सब्सिडी देती है, उसका पैसा जाता है। सिविल पेंशन, जो सरकार की पेंशन है उसमें आपका पैसा जाएगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए हैं या फाइनेंस कमीशन ने जो भी बोला है कि स्टेट्स को किस तरीके से पैसा देना है, वो सब चीजें। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा यहां पर बहुत ही पैसा जाता है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत अंतर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो 100% सेंटर के द्वारा फंड की जाती है, लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक शेयर देती है। किसी स्कीम में 10% का शेयर होगा, किसी में 50% का होगा, किसी में 60% का होगा। तो इस तरीके से एक शेयर होता है गवर्नमेंट का उस स्कीम को चलाने के लिए, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है वहां पर। अब आते हैं असली मुद्दे पे। देखिए इसका टोटल में जो बजट मैं बताऊं, टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार का इस बार 53.5 लाख करोड़ का। यहीं पर अगर आप देखेंगे जो डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, वो टोटल आपको देखने को मिलेगा 4.3% ऑफ जीडीपी।
इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और इसका 4.3% जो है वो इंडिया का आपको फिस्कल डिफिसिट देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार जो है जब भी डिफिसिट होता है तो उसके लिए कर्जा लेती है, बोरोविंग करती है जिसको कहते हैं। अब ये बोरोविंग कहां से किया जाएगा? सरकार ने बोला कि हम क्या काम करेंगे, इस बार टोटल लगभग 17.2 लाख करोड़ की जो है बोरोविंग करेंगे, जिसमें नेट बोरोविंग जो होगी वो 11.7 लाख करोड़ की होगी। अब नेट बोरोविंग क्या है? बेसिकली यहां पर जो डिफरेंस अमाउंट जो है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये डिफरेंस अमाउंट क्या है कि जो पुराना लोन है ना उसको रिन्यू कराया जाएगा, सिर्फ इतना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि टोटल इंडिया पे अगर मैं कर्जे की बात करूं एट दिस मोमेंट तो कितना कर्जा है, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 55.6% ऑफ जीडीपी, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं 4.1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है इंडिया की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है। और 2 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया सीधा सीधा आपका 200 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी कि 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा इंडिया के ऊपर है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अब एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट इस बार सबसे ज्यादा किस पे कर रही है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन पे सरकार जो है लगभग 5.98 लाख करोड़ रुपीस जो है वो इस बार बजट में एलोकेट हुआ है। फिर आपका डिफेंस है, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर, फिर एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत कम है 1.3 लाख करोड़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। एनर्जी है फिर आपका, तो ये सारे की सारी चीजें आप जो है यहां पर देख सकते हैं कि किस किस फील्ड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो सरकार के ऊपर कर्जा है वो आपका टोटल कर्जा देखने को मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 214 लाख करोड़, यानी कि 214 लाख करोड़, जो पिछली बार 25 से 26 में था 197 लाख करोड़। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 55% से ज्यादा जो है आपके 55% के अराउंड इंडिया के ऊपर कर्जा है। जीडीपी का जो टोटल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे। देखिए इस बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की गई है वो ये की गई है कि सरकार जो है 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस करने जा रही है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो नया टैक्स लॉ है ये आपका क्या काम करेगा, यहां पर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको एक्सेस दे देगा कि आपकी डायरेक्टली जो चैट्स हैं, जो चाहे वो व्हाट्सएप की हो, इंस्टाग्राम हो, आपके जीमेल हो, उनकी चैट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ताकि वहां पर आपका जो भी चैट्स है वो पढ़ सके और वो जो टैक्स इवेजन है उसको रोक सके, अगर आप टैक्स की किसी भी तरीके से चोरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा लाइफस्टाइल ऐसा डालते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों के सामने फोटो खिंचवाते हैं, बड़े फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो इन सबको वहां पर क्रैकडाउन करने के लिए, इस सबको कंट्रोल करने के लिए कि ऐसे लोग जो टैक्स देने से बच रहे हैं तो वो किस तरीके से बच रहे हैं, क्या उनकी चैट में क्या बातें होती हैं, क्या वो बड़ी डील्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं किसी बड़े खर्चे की, तो अगर कर रहे हैं तो वो पैसा कहां से आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस लॉ के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर एक डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। अब इसको डिफाइन नहीं किया, बस ये वर्ड डाल दिया वर्चुअल डिजिटल स्पेस, जिसमें आपका ये ईमेल हो सकता है, क्लाउड ड्राइव हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकती है, आपकी कोई भी ऐप हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से आपके पूरी की पूरी डिजिटल, चाहे वो आपका फोन है, आपकी जीमेल है, आपका कुछ भी गूगल ड्राइव है, आपकी एप्पल ड्राइव है, कुछ भी है, आपका लैपटॉप है, हर चीज पे गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। ये एक तरीके का आपकी राइट टू प्राइवेसी पर अटैक है। देखिए पहले ऐसी चीजें होती थी, सरकार जो है आपकी प्रॉपर्टी को सर्च करती थी और अगर ऐसा कुछ मिलता था उसको जब्त भी कर लेती थी, सीज भी कर लेती थी। लेकिन यहां पर पहले फिजिकली होता था, अब ये जो है इन्होंने डिजिटल स्पेस इंक्लूड कर दिया है। यानी कि अब सरकार बैठे बैठे आपके पूरे के पूरे जो बैंक अकाउंट है, आपके जो सोशल मीडिया उसको ब्लॉक कर सकती है, उसको सीज कर सकती है एज एन एविडेंस, तो आपके लिए आगे यूज किया जा सकता है आप ही के अगेंस्ट। अब यहां पर जो कहा जा रहा है वो सबसे बड़ी चीज ये कही जा रही है कि ये सीधा सीधा आपकी राइट टू प्राइवेसी पर हमला है, क्योंकि ये जो पावर है सर्च एंड सीज करने की वो सेक्शन 132 में मेंशन थी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब इसके अंदर जो न्यू टैक्स लॉ है उसमें आपका फिजिकल के साथ साथ डिजिटल स्पेस भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 132 है क्या। देखिए सबसे पहले क्या आता है, एक एक्ट आया था टैक्सेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट 1947, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था सूरजमल के केस में, ये कहकर कि ये जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है।
जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अंदर एक सेक्शन डाला था, सेक्शन 132। ये सेक्शन कई बार चैलेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पूरनमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन के केस में भी चैलेंज हुआ था, पर कोर्ट ने क्लियरली ये बोला कि ये 132 वैलिड है और ये किसी भी तरीके की आपकी राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तक राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं था। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि कोई भी आपका फोन तक भी आपकी मर्जी के बिना नहीं ले सकता। आपके फोन में जो फोटो गैलरी होती है वो भी आपकी मर्जी के बिना नहीं छू सकता, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी का ब्रीच है। अगर यहां पर क्या होगा, 1 अप्रैल को ये लागू होता है तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेवर किया तो यहां पर वो वॉयलेट कर देगा के एस पुट्टास्वामी के जजमेंट को। ऐसा नहीं होता तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो फोन को अभी गवर्नमेंट चाहती है एक्सेस करना, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना, यहां पर उस पर बैन लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई ना कोई एक रीजनिंग देगा कि उसको आप कब एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपको कोर्ट की अप्रूवल चाहिएगी उसको एक्सेस करने के लिए। अब हम देखेंगे अप्रैल के अंदर जैसे ही इंप्लीमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, लेकिन यहां पर अभी तक गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपके सभी प्लेटफॉर्म को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। आपकी जो भी प्राइवेट चीज, आपकी चैट है, आपके फोटोज हैं, आपकी कोई वीडियो होगी, तो वो सब गवर्नमेंट देख सकती है। तो अब आप बच के जरूर रहना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सभी व्यूज, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।